गुड आफ्टरनून एवरीबडी। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये दिस इज पार्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। we'll discuss in this that how a particular contract of sale is being performed by the seller and by the buyer। और इसमें रूल्स क्या हैं डिलीवरी से रिलेटेड, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में द मेन थिंग विल बी डिलीवरी एंड द पेमेंट ऑफ प्राइस। दीज टू थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर। ठीक है कि भाई सेलर को अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, सेलर हैज टू डिलीवर द गुड्स, और बायर को क्या करना है, बायर को उसके लिए पे करना है। ठीक है, कुछ इसमें ये जो डिलीवरी से रिलेटेड टर्म्स है, मोड ऑफ डिलीवरी, तीन तरह के मोड रहते हैं। एक्चुअल डिलीवरी देना, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव, मतलब यही मेन टर्म्स इसके अंदर आपको नजर आएंगी। और इनके मीनिंग जो है वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट सेशंस आल्सो, अभी भी आगे एक बार आएगा, देन विल जस्ट हैव अ रेपिटेशन। ओके, लर्निंग आउटकम आपको मालूम है कि आपकी नॉलेज आप अपनी डेमोस्ट्रेट कर पाओ, केस स्टडीज को इवेल्युएट कर पाओ। ठीक है, स्टार्टिंग विद द लेसन। ठीक है, स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बेसिकली क्या है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, मतलब कि मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी, आप भी करोगे। बायर विल आल्सो मतलब कि परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ प्रॉमिस एंड द सेलर विल आल्सो। द सेलर प्रॉमिसिंग टू डिलीवर, सेलर क्या प्रॉमिस कर रहा है कि वो डिलीवर करेगा। बायर प्रॉमिस कर रहा है कि जब वो गुड्स को डिलीवर करेगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा डिलीवरी को और उसके लिए पे करेगा। ओके, तो इसमें दो इसमें एक्शंस हो गए, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशंस। ठीक है, कि जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है कि गुड्स को डिलीवर करना, और पेमेंट ऑफ प्राइस, कंकरेंट कंडीशंस का मतलब है एक ही समय पे, एट द सेम टाइम। जैसे हम कहते हैं एक हाथ ले एक हाथ दे, तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट जनरली परफॉर्म होगा। ठीक है, कि जैसे ही डिलीवरी देंगे साथ के साथ ही पेमेंट मिलेगी, जैसे पेमेंट करेंगे साथ के साथ ही डिलीवरी मिलेगी। ओके, अब डिलीवरी इसमें क्या है, डिलीवरी का मतलब क्या है, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगर हम डिलीवरी को डिफाइन करें तो इसका मतलब है कि वॉलेंटेरिली, यानी अपनी इच्छा से पर्सन, मतलब वो जो पोजेशन है उसके पास, वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है। इसमें दूसरा पर्सन कौन होगा, दैट विल बी बायर। कि सेलर जो है वो बायर को पोजेशन डिलीवर कर रहा है, ठीक है, ट्रांसफर कर रहा है, और वो या बायर को कर रहा है या बायर का कोई एजेंट है, ठीक है, उसको डिलीवर कर रहा है। अगर वो किसी और को डिलीवर कर रहा है सेलर, तो वो फिर डिलीवरी नहीं मानी चाहिए। तो ये बायलेटरल एक्ट है, दो तरफा है। ठीक है, बायर और सेलर दोनों के द्वारा। ठीक है, इसमें दो पार्टीज की जरूरत है, बायर और सेलर की। ठीक है, तो इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कि अ पर्सन हैज पोजेशन, की पर्सन के पास पोजेशन होनी चाहिए, यानी कि सेलर, सेलर के पास पोजेशन होगी तभी डिलीवर करेगा। अगर पोजेशन खुद के पास नहीं होगी तो वो बायर को डिलीवर नहीं कर पाएगा। कि ट्रांसफर दैट पोजेशन टू अनदर पर्सन, सेलर किसको ट्रांसफर करेगा, अनदर पर्सन कौन है, बायर, उसको ट्रांसफर करेगा। और ये करेगा वो वॉलेंटेरिली, अपनी इच्छा से, यानी उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री कंसेंट है उसका। ठीक है, अब मोड ऑफ डिलीवरी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। मोड ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी तीन तरह की हो सकते हैं। ठीक है, हम कर चुके हैं फिजिकल और एक्चुअल डिलीवरी। जैसे टेबल डिलीवर करना है तो टेबल आपके से प्लेस ऑफ डिलीवरी आपका घर है तो आपके घर पे डिलीवर कर दिया। ठीक है, तो वो एक्चुअल डिलीवरी हो गया। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब है कि आपको वो फिजिकली तो हमने चीज नहीं डिलीवर की, बट कुछ ऐसा किया कि जैसे कि वो फिजिकली आपकी पोजीशन में चीज आ जाए। ठीक है, जैसे कि आपने अगर कोई स्कूटर खरीदा, कार खरीदी, तो उस केस में आपको कार की चाबी दे दी, तो जहां पे कार वो पड़ी है वहां आप चाबी लगा के उसकी फिजिकल डिलीवरी ले लोगे। सो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इज दैट। ठीक है, सिंबॉलिक डिलीवरी आपको मालूम है कि आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि से सेलिब्रिटीज हैं, मैचेस में आप देखते हो जो विनर्स रहते हैं, मे बी क्रिकेट मैचेस, तो सेलिब्रिटीज को वो अगर कार देनी है या कुछ है तो वो उधर पे कार स्पेसिफिकली अब कैसे डिलीवर करें। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, एक बड़ा सा कटआउट एक चाबी का बना के लाते हैं और वो कटआउट उस प्लेयर को दे देते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े चेक के अमाउंट्स जो उन्होंने इनाम में देने हैं, वो बड़े बड़े से चेक जो है वो कटआउट जो है वो उस वक्त फोटो खिंचवाने के वक्त सिंबॉलिक डिलीवरी में डिलीवर कर देते हैं। और वो सेम कटआउट वो चाबी से कुछ नहीं खुलता, उतनी बड़ी चाबी से उतने बड़े चेक को भी आप बैंक में नहीं जमा करा सकते, बट इट इज अ सिंबल और इट इज एन एश्योरेंस
और इट इज इक्विवेलेंट टू एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, इसी को एक बार देखते चले, सिंबॉलिक डिलीवरी को एक बार। व्हेन एक्चुअल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, तो डिलीवरी इज मेड इन symbolic manner which would carry with it the real possession or control over the things। जब एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो सिंबॉलिकली हम ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि पर्सन की पोजेशन में, एक्चुअल में उसकी पोजेशन में वो चीज आ जाती है, उसके कंट्रोल में। इनफैक्ट सिंबॉलिक डिलीवरी ज्यादातर कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे गुड्स क्या है, बल्की हैं, हैवी हैं, या इनकैपेबल ऑफ डिलीवरी, या उनको डिलीवरी के मतलब करना उनकी फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इट टेक्स प्लेस बाय, कैसे करते हैं, डिलीवरी ऑफ कीज ऑफ द गोडाउन इन विच द गुड्स आर स्टोर्ड फॉर द बायर, बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। गुड्स का डॉक्यूमेंट अगर हम दे रहे हैं, टाइटल का, ओनरशिप का, तो इसका मतलब सिंबॉलिकली हमने आपको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इसमें ये बड़ी वाली चाबी, ये चेक्स, ये सब आप एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और डिलीवरी बाय अटॉनमेंट। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और डिलीवरी बाय अटॉनमेंट में क्या है, a delivery is constructive when it is made without any change in actual possession of good। एक्चुअल पोजीशन उस चीज की वही पड़ी हुई है। ठीक है, कि अगर आपने मतलब कि एक्चुअल पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही है, here there is acknowledgement by the person in possession that he holds them on behalf of another। तो गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है अगर सेलर का, ठीक है, तो सेलर ने वो डिलीवरी बायर को देनी है, तो उसने बायर को उस गोडाउन की चाबी दे दी। ठीक है, तो उस केस में वो एक्चुअल पोजीशन वहीं पे चीज पड़ी हुई है, तो बेसिकली वो एक्नॉलेजमेंट होगी। अब वहां पे जो गोडाउन में वो पर्सन है, वो एज ए किसके बिहाफ पे सामान अब होल्ड करेगा, बायर के बिहाफ पे। वो एक्नॉलेज करता है कि अब वो बायर के बिहाफ पे वो सामान होल्ड कर रहा है। ठीक है, अगर बायर चाहे तो उधर से उठवा ले, अगर चाहे तो वहां पड़ा रहे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पोजेशन जो है उसका लीगल कैरेक्टर थोड़ा बदल जाएगा। देयर इज अ चेंज इन लीगल कैरेक्टर ऑफ पोजेशन, where the seller who is in possession of goods holds them as a bailey of the buyer after sale। तो सेलर ने किसी और, मतलब कि सेलर के गोडाउन में चीज पड़ी हुई है अब, ठीक है, वो वाली उसने डिलीवर कर दी है बायर को, पर बायर ने अभी नहीं उठवाई है। तो उस केस में जो वो सेलर है, वो किसके बेली की तरह काम करेगा, बायर के बेली की तरह करेगा। वो एक्चुअल में गुड्स मानी जाएंगे बायर की पोजीशन में, पर उसकी देखभाल का काम कौन करेगा, सेलर करेगा। तो इस तरह से सेलर अब ओनर की जगह क्या हो जाएगा, बेली बन जाएगा। ठीक है, सेकंड इसमें पॉइंट है, वे द गुड्स मे बी इन पोजेशन ऑफ बायर, बायर की पोजेशन में गुड्स हो सकती हैं बिफोर सेल। ठीक है, सेल से पहले बायर की पोजेशन में ही चीजें पड़ी हुई हैं, बट आफ्टर सेल ही में होल्ड देम ऑन हिज ओन अकाउंट। मतलब इसका मतलब है कि जो फिजिकल डिलीवरी थी उन वस्तुओं की, वो किसके पास है, बायर के एक्चुअली पास में ही है। पर जब उसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर हो गया, जब वो, तो उस केस में क्या होगा, पहले जब वो गुड्स होल्ड कर रहा था बायर, बायर ने, सेलर ने उसके पास डिलीवरी दे दी, बट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं दिया था। तो तब तक जब तक बायर की पोजीशन में वो चीजें थी, ओनर कौन था, सेलर। तो यानी कि बायर उनकी कैसे देखभाल कर रहा था, एज अ बेली। पर जब वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उसको पहुंच जाएगा, तो बायर क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा। ठीक है, बायर विल बिकम द ओनर, फिर वो बेली नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट इसके अंदर है कि जहां पे कोई थर्ड पार्टी है, गोडाउन में सामान रखा हो, वेयर द थर्ड पार्टी लाइक वेयर हाउस मैन हु वाज होल्डिंग द गुड्स एज बेली ऑफ सेलर। कि किसी गोडाउन में चीजें रखी हुई हैं, सेलर ने, वो गोडाउन उसका नहीं है, किसी और पार्टी का गोडाउन है, सेलर ने वहां पे वो सामान रखा हुआ है जो बायर को डिलीवर करना था। तो वेयर हाउस वाला उस सामान को किस पोजीशन से, किस हैसियत से होल्ड कर रहा था, एज अ बेली ऑफ सेलर। लेकिन जब वो सेलर ट्रांसफर कर देगा पोजीशन उसकी बायर को, ठीक है, तो उस केस में वो जो गोडाउन वाला है, अब वो किसका बेली बन जाएगा, दैट पर्सन विल बिकम बेली ऑफ बायर। यानी कि अब वो बायर के बिहाफ पे उन गुड्स को अपने पास संभाल के रखेगा, उसकी ड्यूटीज निभाएगा एज अ बेली। इसे टोके, नवरोज समझ यस आ मैम। रहा है, नितिन? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव वर्सेस सिंबॉलिक डिलीवरी
इसको मैं इधर जो डिफरेंस है वो एक बार नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस। ठीक है, आपको मालूम है दोनों में डिफरेंस। रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी, इसको हम करेंगे कि रूल्स क्या है डिलीवरी से रिलेटेड। ये 16 रूल्स हैं, इनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहला है मोड ऑफ डिलीवरी। ठीक है, कि डिलीवरी का मोड क्या होगा। ठीक है, डिलीवरी के मोड हम 3 कर चुके हैं ना मोड, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक। तो तीनों में से जो भी मोड वो डिसाइड करेंगे उस मोड में डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, इसको एक बार फिर भी देखें। ठीक है, मोड ऑफ डिलीवरी में द डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन बी मेड ईदर बाय पुटिंग द गुड्स इन पोजेशन ऑफ द बायर। इसका मतलब है कि जो डिलीवरी है वो किसको देनी है, बायर को देनी है, या फिर जो पर्सन बायर ने ऑथराइज किया है, मे बी बायर का एजेंट। ठीक है, हाँ, तो उस तरह से डिलीवर किया जाएगा। और एनी पर्सन ऑथराइज बाय हिम, हिम मतलब है बायर, टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ, और बाय डूइंग सो एनीथिंग एल्स दैट द पार्टीज एग्री टू। या फिर सेलर वैसे डिलीवर करेगा जैसे कि पार्टीज ने एग्री किया है, डिसाइड किया है। ठीक है, तो इसमें मोड ऑफ डिलीवरी इट कैन बी एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। अंडरस्टूड दिस? समझ आया? यस मैम। सेकेंड पॉइंट इसमें है, एज पर सेक्शन 32, डिलीवरी एंड पेमेंट आर कॉन्करेंट कंडीशंस। कि जो डिलीवरी है गुड्स की और जो पेमेंट दी जा रही है, ठीक है, इन रिटर्न, वो क्या है, कॉन्करेंट कंडीशंस। अभी हमने डिस्कस किया था, कॉन्करेंट मींस एट द सेम टाइम। ठीक है, कि एक हाथ ले और एक हाथ दे, तो उसमें ही मतलब ये किया जाएगा। इन केस अगर पार्टीज ने कुछ अदरवाइज एग्री किया हुआ है एग्रीमेंट में, तो वो उसके हिसाब से करेंगे। बट जर्नल रूल क्या है कि डिलीवरी और पेमेंट एक साथ होंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है, इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, सेक्शन 34। पार्ट का मतलब है कि आप पूरी डिलीवरी नहीं दे रहे हो, यू आर ओनली डिलीवरिंग अ पार्ट ऑफ द डिलीवरी। ठीक है, आपने पार्ट डिलीवरी दी है, बट पार्ट डिलीवरी का मतलब है कि आप पूरी भी देना चाहते हो, इसको ये समझा जाएगा। ठीक है, व्हेन द बायर हैज टेकन अ पार्ट डिलीवरी, सेलर ने सामान कहीं पे रखा था, जेटी पे, वार्फ पे, ठीक है, कहीं पे उसका सामान, या हम कहें कि रेलवे में उधर जैसे वो आया तो वो सामान उतारा, उसने सेलर को मतलब कि बायर को कह दिया कि आपने जब भी इधर से उठाना है उठा लो सामान। बायर ने पूरा नहीं उठाया। ठीक है, बायर ने से कहो कि वो उधर से मतलब 100 मन चावल उठाना था, वो उसने एक बार क्या किया कि 40 मन ले गया वो। जब वो 40 मन ले गया तो ये समझा जाएगा कि उसको 100 के 100 मन की डिलीवरी हो गई है। ठीक है, कि कंप्लीट डिलीवरी हो गई है। इसको एक बार देखेंगे पॉइंट को। A delivery of part of goods in progress of delivery of the whole has the same effect for the purpose of passing of property in such goods as a delivery of the whole। ठीक है, जब एक पार्ट डिलीवरी का बायर ले गया है तो ये समझा जाएगा कि वो डिलीवरी का पूरा पार्ट ही ले गया है। अब जो पीछे पार्ट बचा हुआ रह गया है उसकी देखभाल की जिम्मेदारी बायर की होगी। ठीक है, बट डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स, पर अगर डिलीवरी पार्ट में वो लेके गया है और उसमें वो क्या करना चाहता है कि उसे पूरी डिलीवरी से वो सेपरेट करना चाहता है, उसकी मंशा है, इंटेंशन है किसी होल डिलीवरी से सेपरेट करना, तो इस केस में क्या होगा कि फिर वो पूरी डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो जितनी पार्ट डिलीवरी उसने ली है उसकी वो पेमेंट करेगा। बट डिलीवरी डिलीवरी ऑफ अ पार्ट ऑफ द गुड्स विद एन इंटेंशन ऑफ सीवरिंग इट फ्रॉम द होल डज नॉट ऑपरेट एज डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। ठीक है, कि अगर वो पार्ट की डिलीवरी लेके गया है, हाँ, इस इंटेंशन से कि वो पूरी डिलीवरी से उसे सेपरेट कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है डज नॉट ऑपरेट एज डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। इसका ये नहीं मतलब समझा जाएगा कि उसने रिमाइंडर की भी डिलीवरी ले ली है। से वो 40 मन उठा के ले गया, 60 मन अभी उधर पड़ा हुआ है, पर उसने कहा है कि 40 को सेपरेटली मैं लूंगा। ठीक है, तो उस केस में उसने उसको सेपरेट कर दिया, तो इसमें फिर डिलीवरी ऑफ रिमाइंडर उसको ट्रांसफर इसका मतलब नहीं हुई है, वो स्टिल सेलर के ही पास है। इज इट ओके? सो दिस विल डिपेंड अपॉन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, कि अगर बायर पार्ट डिलीवरी ले जा रहा है बट वो होल के इक्विवेलेंट मान रहा है तो इसका मतलब डिलीवरी हो गई। ठीक है, पर अगर बायर लेके जा रहा है पर वो डिलीवरी को सीवियर कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो उस केस में ये माना जाएगा कि जितनी डिलीवरी होगी उतनी ही हुई है, बाकी की डिलीवरी अभी पेंडिंग है।
समझ आ गया पॉइंट? यस मैम। फोर्थ पॉइंट इसके अंदर है बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी सेक्शन 35, कि बायर डिलीवरी के लिए अप्लाई करेगा। इसका मतलब है कि जो बायर है वो डिलीवरी के लिए, मतलब सेलर को बोलेगा कि मेरे को गुड्स डिलीवर करो। ठीक है, तो जब सेलर को वो कहेगा तभी सेलर डिलीवर करेगा, सेलर उससे पहले उसे डिलीवर नहीं करेगा। ठीक है, इस पॉइंट को एक बार देखें। अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, the seller of goods is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery. ठीक है, अगर तो कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि सेलर अपने आप से डिलीवर करेगा, तो ठीक है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं डिसाइड हुआ है तो एक्ट के हिसाब से क्या है, वो चीजें साइलेंट है। तो इसका मतलब है कि बायर सेलर को डिलीवरी के लिए अप्लाई करेगा, यानी कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तब सेलर उसे डिलीवर करेगा। इज इट ओके? नेक्स्ट यस पॉइंट मैम। इसके अंदर है प्लेस ऑफ डिलीवरी। अब डिलीवरी कहाँ की जाएगी? ठीक है, सेक्शन 36 सब सेक्शन 1। ठीक है, अब प्लेस ऑफ डिलीवरी अगर तो वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो जहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, ठीक है, बन रहा है, उस प्लेस पे डिलीवर करेगा सेलर बायर। ओके, बट इन केस एग्रीमेंट टू सेल है, तो एग्रीमेंट टू सेल जिस प्लेस पे हुआ है, तो डिलीवरी कहाँ दी जाएगी? उस प्लेस पे जहां पे वो एग्रीमेंट टू सेल किया गया है। और इसके अलावा अगर कोई गुड्स हैं जो आज की डेट में एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी फ्यूचर में होंगी, तो फ्यूचर गुड्स हैं, तो वो जब मैन्युफैक्चर होंगी, जब वो प्रोड्यूस होंगी फ्यूचर गुड्स, जिस जगह पे वो प्रोड्यूस होंगी, दैट विल बी कंसिडर टू बी एज प्लेस ऑफ डिलीवरी। समझ गए आप? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या एग्रीमेंट टू सेल में जिस प्लेस पे वो हो रहा है, वहां पे मानी जाएगी प्लेस ऑफ डिलीवरी। अगर फ्यूचर गुड्स हैं तो वो प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या माना जाएगा? जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर की जाएंगी। ठीक है, where a sale contract is made, the parties might agree to certain terms for delivery, express और implied कर सकते हैं। ठीक है, और इस केस में अगर तो उन्होंने कोई टर्म्स डिसाइड बोल के कर लिए हैं, ठीक है, नहीं किए हैं, तो जर्नल रूल क्या है? द गुड्स सोल्ड आर डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, गुड्स कहाँ पे डिलीवर, क्या प्लेस माना जाएगा? जहां वो टाइम ऑफ प्लेस पे पड़ी हुई है। ठीक है, और अगर वो एग्रीमेंट टू सेल है, तो उस केस में क्या, कौन सा प्लेस माना जाएगा? प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, और अगर गुड्स आज की डेट में एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी फ्यूचर गुड्स हैं, तो उसमें प्लेस क्या माना जाएगा? वेयर दे आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है, उसके बाद है टाइम ऑफ डिलीवरी। अब टाइम ऑफ डिलीवरी में अगर तो कोई स्पेसिफिक टाइम डिसाइड किया हुआ है उन्होंने कि भाई हफ्ते में डिलीवर करना है, तो हफ्ते में सेलर डिलीवर करेगा। अगर कोई टाइम नहीं डिसाइड किया हुआ, तो क्या होगा? फिर क्या होगा? उस मतलब कि उन प्रोडक्ट्स में, उन गुड्स में जो भी उधर का कस्टम है, उसके हिसाब से जो भी रीजनेबल टाइम बनता है, विद इन दैट रीजनेबल टाइम सेलर बायर को डिलीवर करेगा। और बायर उस केस में फिर क्या होगा? जब टाइम उन्होंने खुद से डिसाइड नहीं किया, तो वो रीजनेबल टाइम से पहले डिलीवरी नहीं मांग सकता है फिर बायर। ठीक है, बायर को डिलीवरी रीजनेबल टाइम पे ही मिलेगी, रीजनेबल टाइम से पहले नहीं मिलेगी डिलीवरी। सो दैट इज अबाउट टाइम ऑफ डिलीवरी। एक बार इसको देखना है तो एक बार देख लें स्लाइड पे। ठीक है, कंसिडर a contract of sale where the seller agrees to sell the goods, send the goods to the buyer, but not time of delivery is not time of delivery is specified। ठीक है, एग्रीमेंट तो हो गया पर टाइम उनका उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया बाई चांस। अगर स्पेसिफिक नहीं किया है टाइम, तो कौन सा टाइम होगा? विद इन रीजनेबल टाइम। द सेलर इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर द गुड्स विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, तो रीजनेबल टाइम में ही सेलर को डिलीवर करना है गुड्स को बायर को, और बायर रीजनेबल टाइम से पहले सेलर से वो गुड्स को मांग नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आ रहा है मैनर ऑफ डिलीवरी, कि मैनर ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा गुड्स का। ठीक है, गुड्स का डिलीवरी का मैनर क्या रहेगा? ठीक है, जहां पे गुड्स से थर्ड पर्सन के पास है। ठीक है, वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन द पोजेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन।
there is no delivery by seller to buyer until such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf. यानी कि जैसे कि सेलर ने गुड्स किसी गोडाउन में रखी है, वो गोडाउन उसका नहीं है, किसी थर्ड पर्सन का है, तो उस केस में गुड्स की डिलीवरी बायर को तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि वो गोडाउन वाला एक्नॉलेज नहीं करेगा कि वो बायर के बिहाफ पे गुड्स को होल्ड कर रहा है। ठीक है, यानी कि वो अब वो बायर का बेली बन गया है। ठीक है, ओके, फाइन अबाउट दिस, समझ Yes. के? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी, सेक्शन 36 सबसेक्शन 5। ठीक है, अब डिलीवरी जब करनी है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ खर्चा तो होगा ही। ठीक है, तो गुड्स को इसमें खर्चे दो, सेलर भी कुछ बियर करेगा, कुछ बायर बियर करेगा। सेलर की जिम्मेदारी है कि गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में पहुंचाना। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब है कि उस पर पैकिंग करना, उस पर कोई लेबल्स लगाने हैं, अगर वो बोरियां हैं बोरियों में डालना, उनकी सिलाई करना, उनकी नंबरिंग करना एक्सेट्रा। तो डिलीवरेबल स्टेट में पहुंचाने के जो भी खर्चा होगा वो सेलर बियर करेगा, और डिलीवरी के जो चार्जेस हैं, डिलीवर करने के जो खर्चा है, वो बायर बियर करेगा। ठीक है, ये है एज पर जर्नल रूल, एज पर लॉ। इज इट ओके? Okay, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, सेक्शन 37। इसका मतलब है कि जितनी क्वांटिटी प्रॉमिस की गई थी उतनी क्वांटिटी नहीं भेजी गई। ठीक है, अगर से 100 बेल्स ऑफ कॉटन हमने कहा, तो 100 की जगह अगर 70 बेल्स ऑफ कॉटन भेज दिए तो इसका मतलब है शॉर्ट डिलीवरी होगी, कम भेजा सामान। अगर 100 की जगह क्या किया कि भाई भेज दिए गए 150, 150 बेल्स ऑफ कॉटन भेज दिए, तो एक्सेस आपने ज्यादा डिलीवरी कर दी। ठीक है, जो आपने क्वालिटी भेजनी थी 100 बेल्स ऑफ कॉटन की, आपने 70 एक की भेज दी जो कही हुई थी, 30 आपने किसी और क्वालिटी का कॉटन भेज दिया, 30 बेल्स ऑफ कॉटन, तो वो क्या होगी? मिक्स्ड डिलीवरी। ठीक है, अब रॉन्ग क्वांटिटी की डिलीवरी है तो इस केस में क्या रूल कहता है? इस केस में रूल कहता है कि ये अब डिपेंड किसकी ऑप्शन पे करता है? बायर के ऑप्शन के ऊपर। अगर बायर चाहे तो वो शॉर्ट डिलीवरी को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, और अगर वो शॉर्ट डिलीवरी को एक्सेप्ट करेगा तो वो उतने के लिए ही पेमेंट करेगा, या वो क्या कर सकता है, इसको वो रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो चाहे तो पूरी की पूरी डिलीवरी को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, शॉर्ट डिलीवरी के केस में वो ऐसा कर सकता है। अगर एक्सेस डिलीवरी है तो उस केस में वो क्या कर सकता है, जितने उसे सामान चाहिए था या तो उतना एक्सेप्ट कर ले, 100 बेल कहा था 100 रख लेगा, 120 भेज दिए हैं तो 20 एक्सेस को वो कह देगा कि ये मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उस केस में वो 100 की पेमेंट करेगा। या वो क्या कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है कि जो टोटल जितनी एक्सेस डिलीवरी आई है पूरी की पूरी एक्सेप्ट कर ले, तो वो उस केस में 120 के लिए पेमेंट करेगा। ठीक है, या वो क्या कर सकता है, पूरी की पूरी रिजेक्ट कर सकता है, कंप्लीटली रिजेक्ट कर सकता है सारी की सारी, यानी 120 को रिजेक्ट कर सकता है। मतलब कि ये तीन ऑप्शन है बायर के पास इन केस ऑफ एक्सेस डिलीवरी। मिक्स डिलीवरी के केस में क्या है? मिक्स डिलीवरी के केस में से 70 उसके काम के थे, 70 उसने रख लिए, या वो ऐसे कर सकता है, या वो पूरे के पूरे दोनों रख सकता है। ठीक है, या वो पूरे के पूरे को रिजेक्ट कर सकता है मिक्स डिलीवरी को। तो सेम ऑप्शन है इन केस ऑफ मिक्स डिलीवरी ऑल्सो। और अगर वो पूरी की पूरी को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो पूरे की पेमेंट करेगा। अगर उसने जितनी उसकी क्वालिटी से मैच करते हुए है तो वो कितने की पेमेंट करेगा? जितना वो रख रहा है। ठीक है, जो उसकी क्वालिटी से मैच कर रहे हैं। इज इट ओके? समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. हाँ जी मैम। फाइन। यस मैम। ठीक है, अगला पॉइंट है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, कि डिलीवरी को इंस्टॉलमेंट में करना। वैसे जर्नल रूल क्या कहता है? जर्नल रूल तो ये कहता है कि भाई कि डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में नहीं होनी चाहिए, डिलीवरी एक बार में ही होनी चाहिए। पर अगर बायर ने और सेलर ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी होगी, तभी इंस्टॉलमेंट में होगी। बट अदरवाइज डिलीवरी क्या होएगी? ऑफ द टोटल अमाउंट दैट हैज बीन एग्रीड, सेक्शन 38। ठीक है, unless otherwise agreed, the buyer of goods is not bound to accept delivery thereof by installment.
अगर तो बायर और सेलर ने मिलके एग्री अदरवाइज कर लिया कि भाई कि वो डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में दे सकता है सेलर, तो ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बायर को जोर जबरदस्ती से आप इंस्टॉलमेंट में धक्के से इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी स्वीकार करने के लिए नहीं कह सकते। ठीक है, इज इट ओके? फाइन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। इसी में अगला पॉइंट है डिलीवरी टू अ कैरियर और ए वॉर फिंगर। ठीक है, अगर डिलीवरी आप ट्रक को दे रहे, ट्रक के ऊपर आपने सामान चढ़वा दिया, रेलवे से भेजा, शिप पे भेजा, तो उसे कहा जाता है डिलीवरी टू ए कैरियर और ए वॉर फिंगर। ठीक है, वॉरफिंजर। तो इस केस में क्या है, वार्फ हम किसे कहते हैं? जेटी को कहते हैं, घाट कह दो नदी का जहाँ पे कि शिप्स आके रुकती हैं, या समुद्र के किनारे जहाँ पे शिप्स आके रुकती हैं, उनके रोकने का इंतजाम है। ठीक है, उसे हम वार्फ कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में वार्फिंजर वो पर्सन है जिसकी कस्टडी में सामान रहेगा। ठीक है, जब भी डिलीवरी गुड्स की हमने किसी कैरियर को सेलर ने कर दी, तो क्या समझा जाएगा कि डिलीवरी बायर को कर दी गई है। ठीक है, इसको पॉइंट को हम देख रहे हैं इस तरह। ठीक है, जहां पे भी डिलीवरी कर दी गई है, ठीक है, सेलर के द्वारा, किसको की गई है? फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू बायर और डिलीवरी ऑफ गुड्स टू वाफिंगर फॉर सेफ कस्टडी। ठीक है, वाफिंगर के पास सेफ कस्टडी में गुड्स हैं, तो ये क्या समझा जाएगा? इज प्राइमा फेशिया डीम्ड टू बी डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर। क्या समझा जाएगा कि जो गुड्स हैं वो किसके पास हैं? बायर के पास पहुंच गई हैं। तो अगर ये कैरियर वाले को डिलीवर कर दी गई हैं तो ये समझा जाएगा। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अदरवाइज उन्होंने डिसाइड कर लिया है, ठीक है, सेलर और बायर ने, कि अगर वॉफिंगर के पास भी हैं तो भी यही समझा जाएगा कि वो सेलर की कस्टडी में है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया है तो वो चीज एप्लीकेबल होएगी। बट अगर कुछ भी डिसाइड नहीं किया हुआ है, तो जर्नल रूल क्या कहता है कि अगर वॉफिंगर या कैरियर वाले को डिलीवरी दे दी है सेलर ने, तो इसका मतलब कि वो डिलीवरी बायर को पहुंच गई है। इज इट ओके? ठीक है, समझ गए आप? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब है 12वां पॉइंट, गुड्स डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंट प्लेस, सेक्शन 40। ठीक है, कि गुड्स को किसी दूर की जगह पे सेलर ने पहुंचाना है। तो अब दूर की जगह पे अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई। तो इस केस में जो गुड्स हैं वो किसके रिस्क के ऊपर जाएंगी? वो तो डिलीवर करेगा सेलर गुड्स को, बट रिस्क इसके अंदर किसका होगा? बायर का रिस्क होगा। ठीक है, इसको एक बार देखेंगे हम। ठीक है, डिटीरियोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट। इफ द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंस प्लेस, then the liability of deterioration incidental to the course of transit lies with the buyer। तो इस दौरान जो लाइबिलिटी है या रिस्क है, ठीक है, कि उसमें वो डिटीरियोरेशन होगी सामान में, तो उसमें वो किसकी ड्यूटी, मतलब किसका रिस्क है? बायर का, बायर की लाइबिलिटी है। इवन दो द सेलर एग्रीज टू डिलीवर द गुड्स एट हिज ओन रिस्क। चाहे सेलर कह रहा है कि मैं अपने रिस्क पे लेके जाऊंगा, बट अगर उसमें कोई डिटीरियोरेशन कुछ भी हो रहा है, तो वो किसको बियर करने पड़ेगी उसकी लाइबिलिटी, उसका खर्चा? बायर को। मैं आपको एग्जांपल एक देती हूँ। से कि आयरन है, ठीक है, मतलब लोहे की कुछ, मतलब वो शीट्स या कुछ भी आपने लोहे की कुछ मतलब चीजें जो है कि ट्रांसफर करनी है, और वो करनी है बायर को। बायर को से आपने गुजरात में डिलीवर करनी है। ठीक है, आप उसे दिल्ली से कहीं से भी भेज रहे हो, तो उस केस में रास्ते में बारिश पड़ी, तो उससे क्या हुआ? लोहे में जंग लग गया। तो जब उसने भेजी थी तो ठीक ठाक ही थी सेलर ने। तो इस केस में रिस्क किसका होगा? किसका रिस्क होगा? लाइबिलिटी Buyer. किसकी होगी? बायर की लाइबिलिटी होगी। ठीक है, वो ये नहीं कह सकता कि भाई अब जंग लग गया मैं नहीं लूंगा। हाँ, ये नहीं वो कह सकता। अगर उसे कोई उसे ठीक कराने में कुछ पैसा लग रहा है तो वो भी बायर को ही बियर करना पड़ेगा, नॉट द सेलर। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है एग्जामिनिंग द गुड्स ऑन डिलीवरी, सेक्शन 41। ठीक है, अब गुड्स की जब डिलीवरी सेलर बायर को देगा तो वो ऐसे ही तो पकड़ा नहीं देगा। ठीक है, बायर अगर चाहे तो वो गुड्स को एग्जामिन कर सकता है।
ठीक है, सेलर बायर को खुद से भी कह सकता है कि गुड्स को एग्जामिन कर ले, या बायर कह सकता है कि गुड्स की पहले मैं इंस्पेक्शन करूंगा देन मैं डिलीवरी दूंगा। और सेलर की क्या ड्यूटी बनती है कि वो बायर को अपॉर्चुनिटी दे कि वो गुड्स को एग्जामिन कर सके। ठीक है, if the buyer did not get a chance to examine the goods then is entitled to a reasonable opportunity of examining them। ठीक है, अगर बायर के पास चांस नहीं है तो पर उसके पास चांस उसे नहीं दिया जाता, पर एज पर लॉ क्या कहता है कि उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी एग्जामिन करने की देनी चाहिए, वो एंटाइटल्ड है, इसका हकदार है। वो बायर बेसिकली ये चेक करेगा कि जो उसको गुड्स डिलीवर की गई हैं, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर किया था उसके साथ वो मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, द सेलर इज बाउंड टू ऑनर द बायर्स रिक्वेस्ट फॉर ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है तो सेलर की ये ड्यूटी बनती है कि वो बायर की रिक्वेस्ट के ऊपर उसको अपॉर्चुनिटी दे, उसको मौका दे गुड्स को एग्जामिन करने का, ताकि वो जांच पड़ताल करके पता कर ले कि गुड्स उसी हिसाब से हैं जो उसने ऑर्डर की थी। इज इट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। 14 पॉइंट है व्हेन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ऑन डिलीवरी। ठीक है, अब गुड्स आपने उसको डिलीवर कर दी, अब बायर ने उसको अगर यूज करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब उसने उसकी एक्सेप्टेंस कर ली। ठीक है, या है बायर ने खुद से आपको राइटिंग में ही लिख के बता दिया कि आई एक्सेप्ट द डिलीवरी। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो उसने एक्सेप्टेंस कर ली। व्हेन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ऑन डिलीवरी, सेक्शन 52 कि एक्सेप्टेंस डिलीवरी के टाइम कब कंप्लीट होती है, इसको देखें। A buyer is deemed to have accepted the delivery of goods when, कब वो बायर माना जाएगा कि उसने डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली है? He informs the seller that he has accepted the goods, उसने खुद से इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, सेलर को। अगर वो इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, does something to goods which is inconsistent with the ownership of the seller, ठीक है, या उसके पास डिलीवरी आई उसने चुपचाप भिजवा दी वापस, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया उसने वो नहीं की एक्सेप्ट। या वो क्या कर रहा है, गुड्स को रिटेन कर रहा है, रिटेन द गुड्स बियॉन्ड ए रीजनेबल टाइम। सेलर ने गुड्स भेजी बायर के पास, उसे कहा कि आप इसे विद इन 2 डेज आप इसे एग्जामिन कर लो, इनकेस ये ओके नहीं है तो आप मेरे को वापस कर दो। ठीक है, पर बायर ने क्या किया, 2 दिन से ऊपर हो गए, टाइम गुजर गया, रिटेन्स द गुड्स बियॉन्ड ए रीजनेबल टाइम, 2 दिन से ऊपर हो गया, उसने सेलर को इन्फॉर्म नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि वो डिलीवरी उसने एक्सेप्ट कर ली है। या फिर इसके अंदर क्या है कि गुड्स जो है या वो स्पेसिफिकली रिजेक्ट कर दे, गुड्स का वो इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है बिना बताए हुए, तो इसका मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है, या वो पर्टिकुलरली क्या करेगा, सेलर को इन्फॉर्म कर देगा कि मैंने एक्सेप्टेंस कर ली है गुड्स। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेप्टेंस मानी जाएगी कंप्लीट डिलीवरी के टाइम। समझ आ गया? एनी डाउट्स? कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, सेक्शन 43। ठीक है, अब है कि इसमें बायर जो है गुड्स की उसको डिलीवरी कर दी गई, ठीक है, अगर बायर ने गुड्स को रिजेक्ट किया है तो उस केस में वो वापस गुड्स को भेजने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, उसे सिंपली सेलर को इन्फॉर्म करना है कि दीज गुड्स आर रिजेक्टेड। अब उसके बाद सेलर को देखना है कि व्हाट ही इज सपोज टू डू विद दोज गुड्स। ठीक है, सो बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, सेक्शन 43। If a buyer within his right refuses to accept the delivery of goods, then he is not bound to return the rejected goods to the seller. अगर बायर के पास राइट है, अपने राइट्स के अंडर ही वो काम कर रहा है और उसने रिजेक्ट कर दी है डिलीवरी, तो वो रिटर्न करने के लिए बाउंड नहीं है। ही नीड्स टू इन्फॉर्म द सेलर ऑफ हिज रिफ्यूजल, दो उसे बस सेलर को इन्फॉर्म करना है कि उसने डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं की। ठीक है, ओके। अब इसमें लिखा हुआ है दिस इज ट्रू अनलेस द पार्टीज एग्री टू अदर टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। फिर अगर जब वो उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया बायर ने और सेलर ने, उन्होंने राइटिंग में डिसाइड कर लिया कि अगर गुड्स की रिजेक्शन होएगी तो बायर ही उसको भेजेगा, वापस करेगा। ठीक है, तो बायर की जिम्मेदारी होगी। बट अगर ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है तो जर्नल रूल क्या कहता है कि बायर की जिम्मेदारी नहीं है वापस करने की,
सिंपली उसे इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है सेलर को कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया। इज इट ओके? ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसका लास्ट पॉइंट क्या है? 16th पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। बायर की क्या जिम्मेदारी बनती है अगर वो डिलीवरी मतलब वो निग्लेक्ट करता है, लेने में आनाकानी करता है या रिफ्यूज करता है? ठीक है, तो उस केस में बायर की क्या जिम्मेदारी बनेगी? इस केस में इफ द सेलर इज विलिंग टू डिलीवर द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक डिलीवरी but the buyer fails to do so within a reasonable time after receiving the request, then he is liable to the seller for any loss occasioned by his refusal to take delivery. ठीक है, सेलर ने बायर को रिक्वेस्ट की कि वो डिलीवरी ले ले, रीजनेबल टाइम के विद इन अगर बायर ने डिलीवरी नहीं ली, ठीक है, बायर हैज फेल्ड टू टेक द डिलीवरी विद इन रीजनेबल टाइम, तो उस केस में बायर किसके लिए जिम्मेदार है, किसके लिए लाइबल है? जो भी लॉस सेलर को हो रही है डिलीवरी ना लेने की वजह से, ठीक है, डिलीवरी को रिफ्यूज करने की वजह से जो भी लॉस होएगी वो अब किसको बियर करनी पड़ेगी? बायर को। ठीक है, ही इज ऑल्सो लाइबल टू पे अ रीजनेबल चार्ज फॉर केयर एंड कस्टडी ऑफ गुड्स। उसको लॉस के लिए भी बियर करना पड़ेगा। जहां वो गुड्स रखी हुई हैं उसके लिए किसी थर्ड पर्सन के पास गोडाउन में रखी है, पर डे उसे चार्जेस पड़ रहे हैं सेलर को, तो वो भी जो चार्जेस हैं किसको बियर करने पड़ेंगे? बायर को बियर करने पड़ेंगे। उन गुड्स की प्रोटेक्शन के लिए, केयर के लिए अगर जो भी कोई चार्जेस लग रहे हैं वो भी चार्जेस किसको बियर करने पड़ेंगे? फिर बायर को बियर करने पड़ेंगे। इज इट ओके? बट मतलब